ओके फ्रेंड्स, तो हम जो है एक नया चैप्टर जो पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ा था हमने कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, क्यों एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होता है वो मेन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और उसके साथ ही हमने जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक मेन जो थे ऑर्गेनिज्म वो हमने देखे। उसके अलावा जो है ये डिफरेंट, उसके अलावा अमीनोटैलिक हमने देखा और कंबाइन जो करते थे, डुअल एक्सक्रीशन जो करते थे वो भी हमने देखा। ठीक है, इसके बाद जो है एक आपको मैं बताना चाहूँगी, दो टर्मिनोलॉजी हैं। एक तो है होम्योस्टेसिस और एक है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस जो है, होम्योस्टेसिस टर्मिनोलॉजी का एक एक्चुअली क्या मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है टू स्टैंड। ठीक है, मतलब क्या है पूरी टर्मिनोलॉजी का, कि एक जैसा, सिमिलर, एक जैसा जो है मीडियम को रखना, कांस्टेंट रखना मीडियम को, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस, बॉडी में होम्योस्टेसिस क्या होता है कि जो बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसे हमें ज़रूरत होती है कि कंटिन्यूअस वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, यदि उसके जैसे कि एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि जैसे जो हमारे बॉडी फ्लूइड हैं, बॉडी फ्लूइड कोई से भी बॉडी फ्लूइड जैसे इंट्रा सेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये जो बॉडी फ्लूइड होते हैं हमारे, जो बॉडी में जो भी फ्लूइड्स रहते हैं, ब्लड में जो फ्लूइड रहता है, टिश्यूज में जो फ्लूइड रहता है, टिश्यू के स्पेसेस में जो फ्लूइड रहता है, उसमें जो है कांस्टेंट एक ही जो है कांस्टेंट कंपोजिशन उसका रहना चाहिए। तो इट इज टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। तो दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, कि हमें बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा ही रखना है। ठीक है, इसीलिए सभी जो हैं हमारे, जब हमने देखा था कि प्लाज्मा में जो है किस किस का क्या कंटेंट रहता है, तो यस, ऑलवेज प्लाज्मा में उतना ही कंपोजिशन मेंटेन रहता है, कितना उसमें सॉल्यूट होना चाहिए, कितना उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होने चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट कंपोजिशन है हमारे प्लाज्मा का, वो हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि कुछ भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है, सपोज यदि प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गए, तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वहाँ से जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है और वहाँ से फ्लूइड टिश्यू में आ जाता है, और टिश्यूज़ में फ्लूइड आने से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है टिश्यूज़ में। तो ये जो हमारे कंपोजिशन है प्लाज्मा का, हमारे फ्लूइड्स का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और उसे कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए जो बॉडी में मैकेनिज्म होती है वो होती है हमारी होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब ये जो होम्योस्टेसिस है कैसे मेंटेन होती है। ठीक है, तो हमने जब वाटर पढ़ रहे थे वेस्ट मटेरियल में, तो हमने देखा था कि वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी फ्लूइड के लिए। यदि इंक्रीज हो गया तो उसे हमने कहा कि बॉडी में एक्सेस हो गई वाटर की। ठीक है, और यदि डिक्रीज हो गया तो उसे हमने कहा डिहाइड्रेशन। तो बॉडी में वाटर का भी बहुत बहुत ज़्यादा रोल है, कि जो वाटर का कंपोजिशन है फ्लूइड में, जो वाटर होना चाहिए टिश्यू फ्लूइड में, वो भी मेंटेन रहना चाहिए। और जो प्रोसेसेस होती हैं जो कि वाटर को मेंटेन रखती हैं, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या करती है,
This is the mechanism. This is the mechanism to maintain water and solutes of body fluid. ठीक है, तो ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो कि फ्लूइड और सॉल्यूट्स दैट इज सॉल्ट्स का कंपोजिशन को मेंटेन रखता है और उसके कंपोजिशन को कांस्टेंट रखता है और इस प्रकार होमियोस्टेसिस करता है। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसमें ऑस्मोसिस एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस का जो लॉ है वो क्या कहता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ solutes to lower concentration of solutes। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही क्लियर है आपको ये लॉ, बहुत बेसिक लॉ है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फ्लूइड है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल्स हम क्या पढ़ते हैं कि यदि किशमिश को हम पानी में रखें, ठीक है, किशमिश रेजिन्स को यदि हम पानी में रखें, सादे सिंपल पानी में, तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद किशमिश में पानी आने लगेगा। मतलब वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि उस वाटर में शुगर का इतना कंटेंट नहीं है जितना कि किशमिश में है, इसलिए वहां से जो है फ्लूइड कहाँ जा रहा है? किशमिश के अंदर जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लॉ है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और ऑस्मोसिस जो है उसमें एक टर्मिनोलॉजी है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी जो है एक्चुअली दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोसिस जो है कि किसी सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है जो हम बताते हैं उसे ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। मतलब कि दिस इज एक्सप्रेस्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ molecule in a solution, and solution is 1 liter। ठीक है, तो this is a number expressed in the number of molecules in 1 liter। 1 लीटर। ठीक है, मतलब कि इसे जो है मिली ऑस्मोल लीटर -1, इस तरीके से जो है इसकी यूनिट है। तो ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ मतलब कि किसी सॉल्यूशन में कितने जो है सॉल्यूट्स घुले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यदि वाटर है, 1 लीटर जो है वाटर है मान लीजिए, तो 1 लीटर वॉल्यूम में जो है कितने यदि मैंने नमक घोला है, ठीक है, तो NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दिस इज एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे जो है यदि 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और 5 लीटर्स में जो है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज 500 मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के, तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? 500 यदि सपोज 500 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन 5 लीटर ऑफ वाटर, यदि 500 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी जो हो जाएगी 5 लीटर्स में जो है 500 को हम डिवाइड करेंगे तो
इसकी जो ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 100 मिली ऑस्मोल लीटर माइनस 1, दैट इज 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 100 मॉलिक्यूल्स मिली ऑस्मोल लीटर पर लीटर, दैट इज 100 मॉलिक्यूल्स जो NaCl के हैं वो पर लीटर में हैं और इस प्रकार 5 लीटर्स में 500 मॉलिक्यूल्स हैं। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। ओके, तो दिस इज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोसिस हमने देखा। अब ऑस्मोसिस में जो है दो टर्मिनोलॉजी हैं। पहली है हाइपरटोनिक। Actually, we are just revise because you have already know this terminology in chemistry, basic chemistry है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है उन्हें दो सॉल्यूशन में, यदि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स कम हैं, तो जिसमें ज़्यादा हैं उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट्स कम हैं उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि ओके दिस इज, और यदि इक्वल सॉल्यूट्स हैं, मतलब कि दो सॉल्यूशन में इक्वली सॉल्यूट्स हैं, तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो दीज आर 3 टर्मिनोलॉजी। अब ये हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक जो है वो हम क्यों समझ रहे हैं वो मैं बताती हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ क्यों है। क्योंकि ये जो ऑस्मोसिस का लॉ है हमारी बॉडी टिश्यूज पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब वो इफेक्ट कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारी ब्लड की कैपिलरीज हैं, ये हमारे टिश्यूज हैं, ठीक है, ओके। और ये जो है वो टिश्यू स्पेस है, और टिश्यू स्पेस में जो होता है वो होता है टिश्यू फ्लूइड। हम इस चीज़ को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस केमिस्ट्री को हम बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, और यहाँ पे टिश्यूज हैं, टिश्यूज में सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है, और यहाँ पे जो है वो है ब्लड, ओके। तो ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है ये भी फ्लूइड है, ब्लड इज अ फ्लूइड, टिश्यू भी एक फ्लूइड है, और साइटोप्लाज्म भी एक फ्लूइड है, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इस फ्लूइड की, ब्लड की ऑस्मोसिस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि एक लॉ है हमारा कि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स हैं इसको कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, या इसे जो है ऑस्मोलैरिटी जो है ये फर्दर जो है क्या एक प्रेशर जनरेट करती है जिसको कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब यदि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, टिश्यू से जो है, टिश्यू से क्या होगा, फ्लूइड ब्लड में जाने लगेगा, ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड कम होने लगेगा और ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने लगेगा। ब्लड का वॉल्यूम यदि ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, हार्ट पे काम करने का प्रेशर ज्यादा आएगा, बर्डन ज्यादा आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए कि बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी कम हो जाए, किस कारण से, अभी जो ऑस्मोलैरिटी है वो किस कारण से होती है, सॉल्यूट्स के कंसंट्रेशन से, ठीक है। और ये सॉल्यूट्स कौन से होते हैं हमारे फ्लूइड में, ये होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ये होते हैं सॉल्ट्स, आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस। तो दीज आर द सॉल्यूट्स व्हिच मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी, ठीक। तो मान लीजिए
कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाए। कैसे हो सकती है ऑस्मोलैरिटी कम ब्लड की? प्लाज्मा प्रोटीन यदि बहुत कम फॉर्म हो रहे हो या लॉस हो रहा हो इन एनी वेज, यदि प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस हो रहा हो या फिर पेशेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो सॉल्ट्स का, ठीक, तो किसी भी तरीके से ये लॉस हो सकता है। वी हैव नॉट टू गो इनटू दिस, बट वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग कि ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोसिस का बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो किसी कारण से यदि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाए, ब्लड के सॉल्यूट्स कम हो जाए, तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, क्या होगा? यहां से फ्लूइड कहां जाने लगेंगे? टिश्यू में जाने लगेगा, और टिश्यू का फ्लूइड क्या होगा? वॉल्यूम में बढ़ने लगेगा। जब टिश्यू फ्लूइड वॉल्यूम में बढ़ने लगेगा तो जो हमारी बॉडी है उसमें स्वेलिंग होगी, ठीक है। तो हमारे जो है हैंड्स में, लेग्स में हमें स्वेलिंग दिखाई देगी, ठीक। तो इसलिए जो है ब्लड का, टिश्यू फ्लूइड का, साइटोप्लाज्म का, मतलब कि सेल्स के फ्लूइड का एक पर्टिकुलर, एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंटल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है हमारे फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब होगा। हमारी बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और साइटोप्लाज्म, इसके वॉल्यूम में जो है गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए वी आर हियर स्टडिंग ऑस्मोरेगुलेशन। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि ये ऑस्मोरेगुलेशन होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि हम देखें, ठीक है, किसी भी आप पकड़ लीजिए, ऑर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, मैमल्स हैं, कोई भी है, उसमें ये ऑस्मोरेगुलेशन होता है। और ये ऑस्मोरेगुलेशन सभी ऑर्गेनिज्म में होना बहुत जरूरी है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। तो क्या होता है कि जब एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ऑर्गेनिज्म में, उसमें जो हमारे आयंस हैं, जो हमारे सॉल्यूट्स हैं और जो हमारा वाटर है, उसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो ऐसे स्पेशलाइज्ड होते हैं कि जिसमें से जो है वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं, ठीक है, दे फिल्टर द वेस्ट मटेरियल और दे एब्जॉर्ब आयन एंड वाटर। So this is how they maintain the osmoregulation। वो क्या कर रहे हैं? आयन को वापस रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं और वाटर को भी जो है वापस रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वाटर भी हमारा लॉस होने से बच गया और आयंस भी लॉस होने से बच गए। और आयंस और वाटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयंस यदि रहेंगे तो वाटर भी रिटेन रहेगा और आयंस यदि लॉस होंगे तो वाटर भी जो है हमारा लॉस होगा। तो दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोरेगुलेशन। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, दिस इज स्पेशलाइज्ड टू मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन। एंड सो हियर वी आर स्टडिंग द व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। एक और जो है इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यदि आरबीसीज जो रहती हैं हमारी, ठीक है, ब्लड में जो आरबीसीज रहती हैं, उसे यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए मतलब ये सॉल्यूशन है हमारा और ये है हमारी आरबीसीज। अब आरबीसीज जो है उसमें भी एक फ्लूइड है, ठीक है, जिसे हमने कहा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और इसे यदि हम डालें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक जिसमें कि एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, इस सॉल्यूशन में यहां के जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सॉल्यूट्स कम है। तो क्या होगा, आरबीसीज में से फ्लूइड कहां जाने लगेगा,
वो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाने लगेगा और आरबीसी क्या होगा, श्रिंक होने लगेगी। उसी तरह यदि इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, आरबीसीज को हम यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो हमारी आरबीसीज में जाने लगेगा और आरबीसीज क्या होंगी, बहुत ज्यादा अंदर फ्लूइड आ जाएगा तो वो रप्चर होने लगेंगी, वो बस्ट होने लगेंगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है इट शुड बी मेंटेन इन अ कांस्टेंट जो कंपोजिशन है, उसमें जो है हमारे सारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रहने की जरूरत है। तो बाय osmosis is very important and why the osmoregulation is very important to maintain the homeostasis. So this is the reason why homeostasis is important and how osmoregulation maintains the homeostasis. ओके तो ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है हमारा, ऑस्मोरेगुलेशन हमने पढ़ा ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन के हिसाब से जो है दो टाइप के जो है हमारे ऑर्गेनिज्म हैं। सबसे पहला एक होता है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। अब ऑस्मो कॉन्फॉर्मर जो होते हैं ये वो जीव होते हैं जो कि they don't actively do osmoregulation। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्टिवली osmoregulation नहीं करते हैं। क्या करते हैं, they change bodily environment according to surrounding environment। ठीक है, सराउंडिंग्स। ओके, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं मराइन इनवर्टिब्रेट। जो मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। वो तभी जो है ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं या अपने बॉडी फ्लूइड में चेंज करते हैं जबकि उनकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो। तो ये यूजुअली होते हैं मराइन इनवर्टिब्रेट्स। और एक सिंगल वर्टिब्रेट जो है हैगफिश, वो भी ऐसा करती है। ठीक है, हैगफिश। साथ ही फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट भी ऐसा करते हैं। कुछ ठीक, ओके, तो ये हो गया ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, वो जीव जो कि एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, वो करते हैं, वो चेंज करते हैं बॉडी एनवायरनमेंट को तभी जब उनका सराउंडिंग में कुछ चेंज होता है। ठीक, ये है मराइन इनवर्टिब्रेट, कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट और एक सिंगल वर्टिब्रेट जो होता है वो हैगफिश होती है, जिसमें कि ये ऑस्मो कॉन्फॉर्मर होता है। ठीक, अब ऑस्मो रेगुलेटर कौन से जीव होते हैं, तो वो जीव एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है, other than their surrounding, other than their surrounding। ठीक है, so they maintain
their internal environment differ from the surrounding. ठीक है, तो जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिवली जो है ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और उनके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट चाहे जो हो, उनका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जिसको कि वे मेंटेन रखते हैं और एक्टिवली मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मो रेगुलेटर। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ऑल द वर्टिब्रेट्स, सिर्फ एक्सेप्शन जो है वो एक तो हैग फिश है, ठीक, दूसरा जो है शार्क और रे फिश, ये भी जो है एक्टिवली ऑस्मो रेगुलेटर नहीं है, जबकि वर्टिब्रेट है लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, दे आर नॉट ऑस्मो रेगुलेटर। ठीक है, साथ ही जो फ्रेश वाटर कुछ इनवर्टिब्रेट जो थे वो ऑस्मो कन्फॉर्मर थे, बट मोस्ट एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट जो हैं वो ये करते हैं। ठीक, तो दिस इज द ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड द ऑस्मो रेगुलेटर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब जो है आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली एक्सक्रीटरी ऑर्गेन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हम देखेंगे हाउ दे ऑस्मो रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, सो नाउ वी विल कम टू द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होती है तो काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं। स्पेशली जो मेजर वेस्ट मटेरियल होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होते हैं ये यदि ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लगे तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे कि अब मैंने बताया था आपको कि यूरिक एसिड यदि ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो वो जो है जॉइंट्स में वो डिपॉजिट होने लगता है क्रिस्टल फॉर्म में, और जॉइंट्स उसके कारण इन्फ्लैम हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी वेस्ट की मात्रा यदि बहुत ज़्यादा होगी हमारी बॉडी में तो वो बहुत हार्मफुल है, और उसे बॉडी से निकालना, एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए हमें ज़रूरत है एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन इज व्हाट? इट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी and maintain the fluid composition। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे निकाल दिया जाता है बाहर, एलिमिनेट कर दिया जाता है, और फ्लूइड को जो है रिटेन करके रखते हैं, कंपोस्ट करके रखते हैं। ये जो होता है एक्सक्रीशन कहलाता है। और देयर इज अ सिस्टम इन अवर बॉडी, देयर इज अ सिस्टम टू एलिमिनेट the waste product out of the body, waste product out of the body, and this system together is called excretory system or urinary system।
ठीक है। अब ये जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन जो क्या करता है, जब वेस्ट मटेरियल को निकाल देगा और फ्लूइड को जो है मेंटेन करके रखेगा, तो ये क्या करेगा, होम्योस्टेसिस करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन करेगा, और इस प्रकार होम्योस्टेसिस से जो है इट मेंटेन्स द वॉल्यूम, pH, ion concentration and osmotic pressure of fluid. of body fluid, ठीक है। जब एक्सक्रीशन होगा वेस्ट मटेरियल का और फ्लूइड को रिटेन करके रखा जाएगा, तो इस प्रकार रिटेन होने से हमारी बॉडी में, अच्छा वेस्ट मटेरियल मेजर तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल में होता है, लेकिन उसके साथ ही एक्सेस आयंस, हार्मोन्स, ठीक है, और विटामिन्स और एक्सेस वाटर भी, तो ये जो एक्सेस था वो हम बाहर निकाल देते थे। और इस प्रकार एक्सक्रीशन जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को, पीएच को, आयन कंसंट्रेशन को और इस प्रकार ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है और क्या करता है, होम्योस्टेसिस करता है। सो दिस इज द how excretion helps in the homeostasis. Now we will go to the excretory system. Excretory organs क्या क्या होते हैं different organism में. Now we will study the excretory organ. ठीक है, excretory organ मैंने आपको बताया क्या होता है। excretory organ वो organ होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और इसमें प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकते हैं, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो होते हैं जो कि मेन ऑर्गन होते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हो सकते हैं, जैसे कि लिवर, स्किन और इंटेस्टाइन, ठीक है। लिवर, स्किन और इंटेस्टाइन जो है ये भी वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, इसलिए इसे एक्सेसरी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन या प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो ऑर्गन होते हैं जो कि मेन काम करते हैं एक्सक्रीशन का, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ एंड अदर इन्वर्टिब्रेट। सबसे पहले प्रोटोजोआ को हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ में जो एक्सक्रीशन है वो क्या होता है। तो प्रोटोजोआ में जो सब वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है, मेन वेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है अमोनिया, ठीक है, ओके। मराइन प्रोटोजोन्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं उन पे ज़्यादा बर्डन आता है। अब उन पे ज़्यादा बर्डन इसलिए आता है क्योंकि उनका जो सॉल्यूशन हो गया, जो फ्रेश वाटर हो गया वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, और हाइपोटोनिक होने के कारण उनकी बॉडी में ज़्यादा पानी जो है, ज़्यादा वाटर रहता है, और सरप्लस वाटर उसे कहते हैं कि दे हैव द बर्डन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सरप्लस वाटर। और इसके लिए जो प्रोटोजोआ होते हैं उनकी बॉडी में एक सिस्टम होता है और जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स,
सिस्टम। ठीक है, इसे ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक जो है वैक्यूल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ठीक है, इसमें क्या होता है कि टाइनी वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स विद ट्यूब्यूल्स, टाइनी ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन्हें जो है टुगेदर कहा जाता है स्पॉन्जियोम। और ये जो स्पॉन्जियोम होते हैं, दो स्पॉन्जियोम क्या करते हैं, ओपन इनटू द a vacuole called contractile vacuole। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसे कहा जाता है। और ये जो है ये ओपन होते हैं या कनेक्ट कह लें कि कनेक्ट होते हैं वैक्यूल से थ्रू स्मॉल कैनाल्स और directly, they connect directly। ठीक है, या तो जो है ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल या एक कनेक्टिंग कैनाल में जो है ये ओपन होते हैं और फिर जो है इसमें खुलते हैं, या फिर ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली ओपन होते हैं। यहां मैं आपको बना के बताती हूं। ओके, सो यहां हम बनाते हैं। ठीक है, ओके, ये जो है हमारे कनेक्ट हो रही है और ये डायरेक्ट ओपन हो रही है। ये कहाँ से, यहाँ से जो फ्लूइड है वो वैक्यूल्स में जा रहा है। ठीक, और साथ ही जो है वैक्यूल्स के साथ ट्यूब्यूल का जो सिस्टम होता है ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूब्यूल्स भी हैं और वेसाइकल्स भी हैं और इसको जो है साथ में कहते हैं स्पॉन्जियोम। अब ये स्पॉन्जियोम या तो एक कैनाल के द्वारा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली। अब कैनाल के द्वारा जो है ये पैरामीशियम में ऐसा होता है और या फिर दे ओपन डायरेक्टली। ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ही वो ओपन हो रहे हैं इनटू द, ये जो है ये स्मॉल वेसाइकल्स हैं और ये टाइनी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि डायरेक्ट ही ओपन हो रही है किसमें, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये डायरेक्टली ओपन हो रही है ट्यूब्यूल, ओपनिंग डायरेक्टली, जैसा कि होता है किसमें, अमीबा में, और या फिर एक कैनाल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल के द्वारा जो है ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ये एक कैनाल में खुलती है, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुलती है और कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो फर्दर क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में
क्या करता है, जो फ्लूइड और वेस्ट मटेरियल है वो इसमें डाल देता है और फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है या तो एक परमानेंट पोर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट फ्लूइड by a permanent pore और a temporary pore। तो ये जो टेम्परेरी पोर होता है ये हमारे अमीबा में होता है और ये जो परमानेंट पोर होता है ये पैरामीशियम में होता है। ठीक, तो दिस इज हाउ प्रोटोजोआ डज द जॉब ऑफ एक्सक्रीशन। क्या करते हैं वो कि जो हमारे सिंपल मराइन वाले होते हैं उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि बाहर जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर के प्रोटोजोआ को ये बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जो बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है और हाइपोटोनिक होने के कारण क्या होता है कि वाटर जो है वो अंदर आने लगता है और उन पे सरप्लस वाटर को एक्सक्रीट करने का बर्डन बढ़ जाता है और इसलिए उनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टम में कुछ टिनी वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही कुछ टिब्यूल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ जो है ये है टिब्यूल्स, ठीक। तो ये टाइनी ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स को एक साथ स्पॉन्जियम कहते हैं और ये जो नेटवर्क ऑफ स्पॉन्जियम होता है ये या तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में डायरेक्टली ओपन होता है या फिर ये क्या होता है कि एक कैनाल में ओपन होता है और ये कैनाल फर्दर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ओपन होती है। इस प्रकार यहाँ स्पॉन्जियम में जो है वो फिल्ट्रेशन होता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल और वेस्ट फ्लूइड, सरप्लस फ्लूइड जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पहुंचा दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फर्दर क्या करता है, वो उस वेस्ट फ्लूइड को या तो परमानेंट पोर से या फिर टेम्परेरी पोर से क्या कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। तो इस प्रकार प्रोटोजोआ जो है उसमें एक्सक्रीशन होता है। ओके, नाउ प्रोटोजोआ हो गया। अब हम जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखेंगे स्पॉन्जेस में कि स्पॉन्जेस में क्या सिस्टम रहता है। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें जो एक्सक्रीशन है का वेस्ट जो होता है वो मेनली होता है अमोनिया और स्पॉन्जेस में क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल डिफ्यूजेस इनटू द कैनाल, उसमें कैनाल्स रहती हैं और इट लीव्स द कैनाल with the fresh water streaming। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो स्पॉन्जेस रहते हैं उसमें कैनाल्स होती हैं और उस कैनाल्स में सेल्स के द्वारा वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूज कर दिया जाता है और वहाँ से कैनाल से ये जो वेस्ट मटेरियल है फ्रेश वाटर जब उसमें से होके गुजरता है, अच्छा वाटर जो है जो उसमें से होकर गुजरता है स्पॉन्जेस में से, तो वो फिर वेस्ट मटेरियल को ले जाता है और फिर वापस से जो वेस्ट मटेरियल उसमें लीव कर सकती है कैनाल्स में, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो फिर से उस वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि जो फ्रेश वाटर, मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं वो मराइन होते हैं और इसमें उनमें इसी तरह डिफ्यूजन होता है, बट सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल, जो कि हमने कहाँ पढ़ा, प्रोटोजोआ में। तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं वो इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में रहते हैं और इस तरह जो स्पॉन्जेस हैं वो एक्सक्रीशन को जो है करती हैं। ठीक, स्पॉन्जेस के बाद जो थर्ड हैं वो है हमारे सिलेंट्रेट, सिलेंटरेटा। ठीक है, ओके। तो ऑफ कोर्स जो सिलेंट्रेटा होते हैं दे कंटेन द सिलेंट्रॉन, जो होती है एक बॉडी में जो सिलेंट्रॉन होती है, कैविटी होती है, उसको सिलेंट्रॉल बोलते हैं। और सिलेंट्रेटा में जो है वो सीलोम रहती है और इसलिए वो क्या करते हैं, इसका भी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है और मोस्टली अमोनिया को ये एक्सक्रीट करते हैं और ये मोस्टली ये भी मराइन होते हैं और इसलिए एक्सक्रीट वेस्ट बाय डिफ्यूजन इन सीलेंटेरॉन and it removes out when the water into it get renew। इसका क्या मतलब है कि जब, ठीक है, जो सिलेंट्रेटा होते हैं उसकी मैंने बताया सिलेंट्रॉन होती है, बॉडी कैविटी होती है, बॉडी जो है उसमें एक सिलेंट्रॉन होती है कैविटी। तो क्या करते हैं ये जो वेस्ट है उसको डिफ्यूज कर देते हैं उस सिलेंट्रॉन में और जब सिलेंट्रॉन से पानी होकर गुजरता है और रिन्यू होता है वहां का पानी, जैसे कि यहाँ पे भी वाटर स्ट्रीमिंग से था, वेस्ट मटेरियल जा रहा था, यहाँ पे भी जब वाटर स्ट्रीमिंग होगा आएगा वहाँ पे और वाटर रिन्यू होगा उस सिलेंट्रॉन का, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो जो है एक्सक्रीट हो जाएगा, वो वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ सिलेंट्रेटा डज द एक्सक्रीशन। और एक और बात है कि जो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा होते हैं तो उनकी जो मैकेनिज्म है कि वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है, कि जैसे स्पॉन्जेस जो थी फ्रेश वाटर की उसमें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते थे, लेकिन सिलेंट्रेटा कैसे करते हैं फ्रेश वाटर में, क्योंकि उन पे भी बर्डन आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भी ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं और यदि वो हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में रहेंगे तो उनके ऊपर भी सरप्लस वाटर को एक्सक्रीट करने का बर्डन आएगा। तो ये सिलेंट्रेटा में ये मैकेनिज्म क्लियर नहीं है कि फ्रेश वाटर के सिलेंट्रेटा कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। तो दिस इज स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा।